हेलो एवरीवन। तो अब जब शी याओ को सारी हकीकत पता चल गई थी कि जुवॉन को क्यों पैसा चाहिए, तो ऐसा करता है कि सीधा जाता है स्टेप मॉम के पास और उनसे कहने लगता है, मुझे सब मालूम है, आप जुवॉन की बायोलॉजिकल मदर हैं। आप बेताबी से ये चाहती है ना कि मैं बाहर चला जाऊं। मैं अब्रॉड जाने के लिए राजी हूँ, लेकिन इसके बदले क्या आप जुवॉन को वो पैसा दे देंगी जो वो आपसे मांगना चाह रही है। और बस ये सुनते ही गुयान तो खुश हो जाती है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाती है दादी अम्मा से मिलने के लिए। दादी उसे देखकर कभी भी ज्यादा खुश तो नहीं होती थी, लेकिन क्या करती, कभी एक रिश्ता तो रहा था तो उसे वेलकम तो करना ही पड़ता था। अब वो दादी के सामने नाटक करने लगती है, कहती है कि काश मैं आप लोगों की कोई फाइनेंशियली हेल्प कर पाती तो आज जुआन को ये सारा कुछ ना करना पड़ता। दादी हैरान हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया है, जुआन ने क्या कर दिया है। और वो आगे से कहने लगती है, जुआन आजकल जिस लड़के को डेट कर रही है, लू फैमिली का लड़का शीशियाओ, आपको शायद अंदाजा नहीं है, वो बहुत रिच है। क्या आपने कभी वो लड़का देखा है? दादी कहती है, हाँ मैंने देखा है और वो लड़का मुझे बहुत पसंद है। लेकिन फिर अपने बहुत सारी नाटकबाजियां करने के बाद स्टेप मॉम उसे यही विश्वास दिला रही थी कि जैसे जुओन ने ये रिलेशनशिप शीशियाओ से इसीलिए रखा है क्योंकि वो अमीर लड़का है और वो उससे कुछ पैसे हासिल कर सके। ये सुनते ही दादी काफी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं जुआन पर एक बोझ बन रही हूँ। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि ओवरसीज अपना ट्रिप पूरा करने के बाद डैड वापस आ जाते हैं। वो तो बहुत निराश निराश से लग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि प्रोफेसर ने शीशियाओ की आर्ट्स को पसंद किया है और उसे अपना स्टूडेंट बना लिया है। लेकिन शीशियाओ ने सरप्राइज देता है, कहता है कि मैं आपकी शर्त मानने के लिए रेडी हूँ, मैं अब्रॉड जाकर फाइनेंस स्टडी करूंगा। अब गुयान तो बहुत खुश थी, वो बस यही चाहती थी कि शीशियाओ जल्दी से बाहर जाए और मेरी वेडिंग सेरेमनी अरेंज हो जाए। पर शीशियाओ को जैसे उस पर विश्वास ही नहीं था। वो गुयान से पूछने लगता है, तो आप कब पैसे ट्रांसफर करोगी? और वो भी बहुत चालाक थी, कहने लगती है कि जैसे ही तुम प्लेन पर बैठोगे मैं उसके अकाउंट में पैसे डाल दूंगी। जबकि उधर जुओन, उसने लोन लेने का फैसला कर लिया था, डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी कर लेती है, लेकिन अभी हैंड ओवर किए ही नहीं थे कि इतने में मम्मी की कॉल आती है। वो उससे कहने लगती है कि वाओ, तुम बड़ी चीज निकली, आखिर स्किल्ड तो हो, लड़के को फंसा ही लिया किसी न किसी तरह से। अब वो बाहर जाने के लिए रेडी है और तुम्हारे पैसे भी मैं रेडी कर दूंगी। अब ये सुनते ही जुओन बहुत अपसेट हो जाती है। बार बार शीशियाओ को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसका फोन ही नहीं पिक कर रहा था। वो जगह जगह जाकर उसे तलाश करती है जहां पर भी वो पॉसिबली हो सकता था, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। अब उसके बाद वो निराश सी होकर अपनी दादी के पास आ जाती है। दादी उसके लिए कोई स्वेटर या स्कार्फ बुन रही थी। वो कहती है कि अभी तो गर्मियां हैं, विंटर के लिए ये सारा कुछ रखना ना। लेकिन दादी कहने लगती है, समय का कोई पता चलता है। शायद उन्हें अपनी जिंदगी पर भरोसा नहीं था कि कितने दिन बचे हैं। लेकिन फिर जुआन से कहने लगती है, ये सारा कुछ मैं अपना मन लगाने के लिए कर रही हूँ। और फिर उससे बोल रही थी कि वो लड़का शीशियाओ अच्छा लड़का है, उसके और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? लेकिन जुआन कहती है, वो सिर्फ मेरा एक क्लासमेट है एंड दैट्स ऑल। पर दादी कहने लगती है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मुझे खुशी है कि वो लड़का अच्छा है। क्या वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है? क्या मैं उस पर भरोसा करके तुम्हें उसकी टेक केयर में छोड़ सकती हूँ? ये सुनते ही जुआन सैड हो जाती है और कहती है, नहीं, मैं आपके साथ रहूंगी। और आप ऐसा सोचें भी ना कि आप कहीं जल्दी जाने वाली हैं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि उधर शीशियाओ, उसने अपनी बाइक सेल करने का फैसला कर दिया था। उसका फ्रेंड बहुत कहता है कि तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन अंकल को समझ आ गई थी कि इसे पैसों की जरूरत है जो ये फैमिली से मांगना नहीं चाहता। उधर जुओन जब हॉस्पिटल से वापस जा रही थी तो उसका डॉक्टर से आमना सामना होता है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो बहुत ही नाइस गाय था, शायद वो तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। वो टॉल सा लड़का जो लास्ट टाइम तुम्हारे साथ आया था, वो तुम्हारी दादी के लिए मेडिकल की फीस वगैरह का एस्टिमेट लगवा रहा था। अब ये सुनते ही जुओन को समझ आ जाती है कि किसी न किसी शक्ल में, लेकिन शीशियाओ को मेरी मजबूरियों का हर तरह से पता चल चुका है। और उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि वो बाइक बेच रहा है और खुद बाहर जा रहा है। वो उससे मिलना चाहती थी, पर लगता है उसे अप्रोच ही नहीं कर पा रही थी। इतने में स्कूल के ग्रुप में एक मैसेज आता है। पता चलता है कि उनकी एक क्लासमेट रूफ टॉप पर खड़ी हुई है। वो छलांग लगाना चाहती थी और ऐसे में शीशियाओ था जो ऊपर जाकर उसे कन्विंस कर रहा था। पर शीशियाओ को तो हाइट से फोबिया था। ये देखते ही जुओन बहुत परेशान हो जाती है। वो स्कूल के करीब ही थी तो तुरंत ही उस तरफ भागती है। अब वो भी किसी तरह से रूफ टॉप पर पहुंच ही गई थी। उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है। एक्चुअली वो लड़की अपनी लाइफ से बहुत निराश हो गई थी। उसकी मम्मी भी उस पर हमेशा गुस्सा करती थी और उसके बॉयफ्रेंड ने भी ब्रेकअप कर लिया था।
लेकिन शीशिया उस लड़की को यहाँ पर बचाने के लिए इसलिए पहुंचा हुआ था क्योंकि उसकी मम्मी ने भी इसी तरह से अपनी जान ली थी और ये ट्रॉमा वो अपनी सारी जिंदगी में आज तक भुला नहीं पाया था और इसीलिए उसे हाइट से अब तक डर लगता था। वो नहीं चाहता था कि एक और जान ऐसे ही चली जाए। अब वो लड़की अपनी मजबूरियां बताती है और जूऑन से कहती है, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे तो ग्रेड्स इतने अच्छे हैं, तुम सुंदर दिखती हो, तुम्हारी लाइफ आगे बहुत ब्राइट होने वाली है, तुम्हें मेरे दर्द की कभी समझ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर जूऑन उसे अपनी सारी कहानी सुना देती है कि किस तरह से उसके डैड इस दुनिया से चले गए, उसकी मम्मी ने उसे अबंडन कर दिया और अब दादी भी जाने वाली हैं। उनके इलाज के लिए मैंने जगह जगह से कर्जा मांगा है, ऐसे ऐसे लोगों को हर्ट किया है जो मुझे अच्छे लगते हैं और अब मुझे खुद से नफरत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहूंगी। ये वो जिंदगी है मेरी जिसे तुम एनवी करती हो, क्योंकि हम दूसरों की सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं, ब्रिलियंट साइड। बहुत सी डार्क साइड्स होती हैं जो दूसरे हमें कभी भी नहीं दिखाते। वो तो उसे ऑलमोस्ट कन्विंस कर ही चुकी थी, लेकिन इतने में उसकी मम्मी नीचे आ जाती है और वो मम्मी से डर जाती है कि अगर आप मैं जिंदा वापस गई तो मम्मा मुझे बहुत मारेंगी। वो उन दोनों को पीछे हटने को बोल रही थी। यहाँ पर शीशिया उसे बताता है कि जब मेरी मम्मी ने इस तरह से मेरे सामने नीचे छलांग लगा दी थी तो वो मंजर आज तक मेरी आंखों के सामने आता है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, जो तुम्हारे प्यारे हैं वो तुम्हारा आखिरी इमेज इस तरह का अपनी आंखों में नहीं रखना चाहते, इसीलिए लाइफ आगे बहुत बड़ी है, तुम यंग हो भी, वापस आ जाओ। पर उस लड़की ने तो जैसे ठान ही ली थी। इतने में फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले भी पहुंचे हुए थे। वो जैसे ही छलांग लगाना चाहती थी, शीशिया उसे पकड़कर ऊपर खींचता है और रेस्क्यू वाले उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी समय शीशिया का हाथ छूटने वाला था, पर यहाँ पर बिना कुछ सोचे जूऑन छलांग लगाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बहुत कहता है, मुझे जाने दो वरना तुम भी मेरे साथ गिर जाओगी। पर जूऑन को जैसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों इकट्ठे नीचे गिरते हैं और नीचे रेस्क्यू वालों ने सेफ्टी मेजर्स किए हुए थे, इसलिए दोनों की जान बच गई थी। अब वो दोनों ही हॉस्पिटल में थे और एक दूसरे के लिए इतने बेचैन थे कि अपना चेकअप तो कंप्लीट कराते नहीं है, बस भागने की ही करते हैं। शीशिया तो इसी सब के बीच हाइट के डर की वजह से बेहोश हो गया था। अब जूऑन उसे तलाश कर रही थी और शीशिया जूऑन को एक ऊपर के फ्लोर पर जाता था तो दूसरा उसे तलाश करते हुए नीचे के फ्लोर पर। लगता ऐसा था कि एक दूसरे को खो ही देंगे, लेकिन फिर फाइनली उनका आमना सामना हो ही जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे भागते हुए आते हैं जैसे लगता है सालों के बिछड़े हुए थे। और शीशिया यहाँ पर उसे मिलते ही हक कर लेता है। जूऑन उससे कहने लगती है कि अब मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, सच बता दूं, गुयान मेरी कोई स्पॉन्सर नहीं है, ना ही गॉड मदर, वो मेरी बायोलॉजिकल मदर है। शीशिया कहता है, मुझे खुशी हो रही है तुम्हारे मुंह से ये सुनते हुए, वैसे मुझे ये पहले ही पता था। अभी वो दोनों आगे बात करना ही चाहते थे कि इतने में आंटी पहुंच जाती है और आते ही शीशिया को खींचती हुई अपने साथ लेके जाती है कि तुम ये खतरा क्यों मोल ले रहे थे। और शीशिया सैड हो रहा था कि मैं देखो यहाँ पर जिंदगी और मौत से लड़कर पहुंचा हुआ हूँ और फैमिली में से सिर्फ एक आप ही आई है मुझे देखने। आंटी बहुत चिल थी, कहती है, अच्छा तो ये बात तुम्हें आज पहली दफा पता चली है क्या कि मेरे अलावा कोई तुम्हारी इतनी परवाह नहीं करता। आंटी हमेशा उससे मजाक करती थी और उसे चिल करने की कोशिश करती रहती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि वही गर्ल शू अब जूऑन के पास आती है, उसका थैंक्स करती है, कहती है कि मुझे एहसास हो चुका है मैं एक गलत स्टेप उठा रही थी और थैंक्स तुम दोनों ने मुझे बचाया। और साथ ही साथ वो ये भी कह रही थी कि तुम्हारी और शीशियाओ की जोड़ी ये एकदम परफेक्ट मैच लगती है। और अब इसके बाद जूऑन और शीशियाओ दोनों इकट्ठे स्विंग्स लेने के लिए जाते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर मम्मी शीशियाओ को लेकर आती थी। शीशियाओ को मम्मी की बहुत याद आ रही थी आज। वो बताने लगता है कि एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत सुंदर थी, एक रिच फैमिली से थी और इसके साथ साथ आर्टिस्ट भी। वो एक परफेक्ट मैच थी मेरे डैड के लिए। और वैसे भी ये दोनों जब मिले थे एक पार्टी में तो मम्मा को उनसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। दोनों फैमिलीज भी आपस में कंपैटिबल थी तो जल्दी उनकी शादी हो गई। ये शादी शहर की उस वक्त की सबसे बड़ी शादी मानी जाती थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था, लेकिन फिर इन दी एंड ऐसा हुआ कि जब मैं भी पैदा हो चुका था उसके बहुत सालों बाद पता चला कि डैड इतने सालों से मम्मी के साथ धोखा कर रहे थे। उन्होंने चीट किया था और उनका एक बेटा भी था जो उम्र में मेरे से भी बड़ा था, मेरे से 6 माह पहले इस दुनिया में आ चुका था और वो जियांग ही था। एक्चुअली उसकी मम्मी को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी, लेकिन अब जिंदगी में उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सेकंड नंबर पर आई हैं। शायद उन्होंने किसी से किसी को चुरा लिया है, लेकिन असल में गद्दारी तो डैड ने की थी। और फिर बाद में वो अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं थे। कहने लगते हैं कि ये सारा कुछ मेरे से गलती में तुम्हारे आने से पहले ही हो गया था और वो बच्चा भी इस दुनिया में आ चुका था, तो अब मैं क्या करता। हाँ, तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि उसे कभी शीशियाओं से आगे नहीं रखूंगा। पर उसकी मम्मी इन सारी बातों की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी और वो शीशियाओ की अच्छे से केयर नहीं कर पाती थी, तो उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ भेज दिया जाता था।
तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसकी टेक केयर करते थे। एक दफ़ा वो ज़बरदस्ती लड़कर अपनी मम्मी से मिलने के लिए गया था, लेकिन वो डिप्रेशन के इतने पीक पॉइंट पर थी कि वो छत पर खड़ी थी और उसे ये कहकर इस दुनिया से चली गई कि शीशियाओ जाओ और अपनी ज़िंदगी खुद जियो। अब शीशियाओ की ये सैड सी स्टोरी सुनकर ज़ुआन भी सैड हो जाती है और इसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।